हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की बुक जिसका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक फ्लो चार्ट हमें दे रखा है। फ्लो चार्ट के अंदर हमें बता रखे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल की हमें कुछ प्रॉपर्टी बता रखी हैं: सॉलिड, डक्टाइल, मेलिएबल, लस्ट्रस, सोनोरस, गुड कंडक्टर। इसके अलावा मेटल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, कंपाउंड ऑफ अदर मेटल्स के साथ, रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। इसके अलावा नॉन मेटल रिएक्शन किसके साथ कर सकता है? एयर के साथ में। इसके अलावा हमें इसके अंदर ये पढ़ना है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसके अंदर हमें एलॉय के बारे में भी पढ़ना है। एलॉय क्या होते हैं? जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील्स, ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर, अमेलगम, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है, कोरोजन के बारे में पढ़ना है, आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। अबाउट 118 एलिमेंट आर नोन टिल डेट। आज की डेट में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, देयर आर 90 मेटल, मोर देन 90 मेटल्स एंड 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलॉइड्स। इसमें बताया गया है कि 90 तो हमारे पास क्या है? मेटल्स हैं, और इसमें 22 हमारे पास क्या है? जो नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा फ्यू क्या है हमारे पास? मेटलॉइड्स हैं। क्या है? मेटलॉइड्स। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम आर सम मेटल्स, ये दे रखे हैं मेटल्स। इसके अलावा मेटल अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ मेटल्स हमें कौन कौन सी चीज़ों में देखने के लिए मिलते हैं? जैसे पार्ट्स ऑफ अ मशीन, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हमें मेटल्स दिखाई देते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो दिखते हैं उसमें। यूटेंशियल्स मतलब बर्तन, कॉइन्स, ये भी किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। मेकिंग, जो ब्रिज हमारे बने होते हैं, हाईवे, बिल्डिंग्स, रेलवे, ट्रैक जो बने होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? सब मेटल्स के बने होते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट, ये भी किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन, कार, शिप, एरोप्लेन, ये भी किसके बने होते हैं? सब मेटल्स से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमाइन आर फ्यू नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल्स है। ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एनसीईआरटी के हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन। कार्बन क्या काम करता है? कार्बन एक फ्यूल के रूप में काम करता है इन अ न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोड एंड ज्वेलरी। अब नॉन मेटल के बारे में बता रखा है कि नॉन मेटल जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, इन अ फ्यूल कम्बशन, फ्यूल कम्बशन के रूप में भी काम करता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, इससे क्या बनाया जाता है? फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन के रूप में भी काम करता है, वेजिटेबल घी के रूप में काम करता है, फ्यूल के रूप में काम करता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है? रेंसिडिटी, मतलब चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। कौन सी गैस? नाइट्रोजन का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टायर्स, टायर के अंदर भी इन टायर्स जो बनाए जाते हैं, मेकिंग ऑफ एसिड्स, एसिड्स बनाए जाते हैं उसके अंदर, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव, उन सब में किसका यूज़ होता है? नाइट्रोजन का। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे तो हमें एक डिफरेंस दे रखा है जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है? फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। इसमें ये बता रखा है फर्स्ट वाले पॉइंट में कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन मरकरी क्या होता है? मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा हमें बता रखा है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं: ब्रोमाइन, क्लोरीन गैस और आयोडीन सॉलिड, लिक्विड। इसके अंदर हमें बता रखा है जो ब्रोमाइन होता है, ब्रोमाइन हमसे पूछेगा तो लिक्विड क्या है? नॉन मेटल। लिक्विड क्या है? नॉन मेटल्स है एक। ठीक है, आगे हम देखेंगे डक्टाइल एंड मेलिएबल। जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं
और मैलिएबल होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल वो होता है जब हम वायर की शेप में चेंज कर दें। किस शेप में चेंज कर दें? वायर की शेप में चेंज कर दें। वायर की शेप में क्या कर दें? चेंज कर दें, तो उसको कहते हैं डक्टाइल। इसका एग्जाम्पल गोल्ड हो सकता है हमारा, और हमारा क्या हो सकता है? सिल्वर हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर क्या इसका एग्जाम्पल है। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबल क्या होता है? जब हैमर से पीट के उसे पतली शीट में चेंज कर दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं मैलिएबल। और इसका भी एग्जाम्पल सेम टू सेम है, गोल्ड और तुम्हारा सिल्वर। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यही याद रखना, कॉमन एग्जाम्पल यही इसके काम आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉन डक्टाइल होता है, और ये क्या होता है? नॉन मैलिएबल होता है, नॉन मेटल्स। इसके बाद आगे देखते हैं, मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है और वो लस्ट्रस होता है। सोनोरस क्या होता है? जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड, ठीक है। और लस्ट्रस क्या होता है? जिसमें चमक होती है, उसे कहते हैं लस्ट्रस। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होता है वो नॉन सोनोरस होता है और नॉन लस्ट्रस होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, केवल आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं? ये लस्ट्रस की कैटेगरी में आते हैं। कौन? आयोडीन और ग्रेफाइट, इनको छोड़ के। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें दो बताए गए हैं, गैलियम एंड सीजियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं? इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन डायमंड को छोड़ के। डायमंड का कैसा होता है? डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी को छोड़ के। लेड और मरकरी को हटा करके ज़्यादातर गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कौन? ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, हैव हाई डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है मेटल्स की वो हाई होती है, लेकिन इसमें लो डेंसिटी वाले कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम, लो डेंसिटी। तो हमें याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? जिसकी लो डेंसिटी होती है। इसके अलावा नॉन मेटल हम देखेंगे तो नॉन मेटल लो डेंसिटी वाले होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल ऑक्साइड की, वो बेसिक होती है और एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक वो होता है एसिड और बेस से मिलके क्या बन जाता है? सॉल्ट, और इसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, और इसमें ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है? ज़्यादातर एसिडिक इन नेचर होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, तो ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। अब आगे देखेंगे तो मैनी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बहुत सारे जो मेटल हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड, कहाँ? किस में से? डाइल्यूट एसिड में से। एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। पानी ज़्यादा और एसिड कम, उसे कहते हैं हम डाइल्यूट एसिड। और नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते डाइल्यूट एसिड में से। मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड के होते हैं उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड आर कोवैलेंट इन नेचर, ये कोवैलेंट नेचर के पाए जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है? तो रिएक्शन विद एयर, जब एयर के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, मेटल कैन आइदर बर्न, रिएक्ट और डू नॉट रिएक्ट विद एयर। मतलब मेटल या तो बर्न हो सकता है, या रिएक्ट हो सकता है, या डू नॉट रिएक्ट विद एयर, ठीक है। अब मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में मिलाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, Mg+O2 गिव्स MgO। ये हमारा बन जाएगा
क्या? क्योंकि मेटल को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करा तो हमें क्या मिल गया? मेटल ऑक्साइड। सम मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम कीप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन एज दे रिएक्ट वाइग्रोसली विद एयर। ये बोल रहा है कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया Na और के हो गया पोटेशियम, इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एयर की प्रेजेंट में आते ही ये क्या होता है, कैच फायर, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। और कुछ ऐसे इसने नाम बता रखे हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। ये क्या होते हैं, एयर के साथ में धीरे धीरे करके रिएक्ट होते हैं, और जब ये रिएक्ट होते हैं तो इन पे एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, MgO। क्या बना देता है, MgO। ठीक है। आगे इसमें दे रखा है Fe एंड कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर। Fe और कॉपर बर्न नहीं करते एयर में, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर देते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन, जैसे Fe अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो Fe2O3 बन जाएगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और कॉपर अगर जुड़ेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा है जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, बर्न वैन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नर। जो आयरन फिलिंग्स होती हैं जब उसे बर्न किया जाता है, वैन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम्स, तो स्प्रिंकल टाइप होती है फ्लेम में, बर्नर में, जैसे सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड शो नो रिएक्शन विद एयर। तो अगर पूछेगा ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनके अंदर कोई भी हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलती, तो सिल्वर, प्लेटिनम और क्या होता हमारा, गोल्ड। ये ध्यान रखना हमें, ये तीनों। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमें कुछ इसमें रिएक्शन बता रखी है। 2Na plus O2 gives Na2O, 2Mg plus O2 gives MgO, 2Cu plus O2 gives CuO black, 3Fe plus 2O2 Fe3O4। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दीज आर द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस। मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, मतलब एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। और एसिड और अगर बेस के साथ दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वही हमारा कहलाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जैसे Al2O3 को अगर मैं 6HCl के साथ में मिलाऊंगा तो 2AlCl3 और 3H2O मुझे मिलेगा। और उसी टाइप से Al2O3 को अगर मैं NaOH के साथ में मिलाऊंगा तो 2NaAlO2 प्लस H2O मिलेगा, यानी कि इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड ग्रेफाइट एज अ कैथोड। इसमें ये बता रहा है एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है, और जो लेयर चढ़ाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें कौन से एसिड का हम यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है। और जब ये एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करता है ये एसिड सल्फ्यूरिक, तो ये फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कौन से मेटल की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम की। ठीक है। और कौन रिएक्ट करता है इसमें, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है। और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, इसमें निकलती है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा रिएक्शन विद वाटर, अगर वाटर के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली। मेटल क्या करता है, वाटर के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर, और सारे मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होते। अब अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके लिए समझना होगा कि देखो, एक तो यहाँ पर हॉट वाटर के साथ में करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी कर सकता है, स्टीम के साथ भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम।
तो ये वाटर की अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। फिर इसे समझेंगे तो देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले कौन से मेटल हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम का सिंबल है Na, पोटेशियम का सिंबल है K और कैल्शियम का सिंबल है Ca। ये तीनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तीनों करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट। इसके बाद आगे आते हैं तो आगे देखते हैं रिएक्शन ओनली विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले हैं आयरन और एल्यूमिनियम। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्ट विद हॉट वाटर, जिसमें मैग्नीशियम बता रखा है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे हमें दे रखा है रिएक्शन 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2, कैल्शियम प्लस 2H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, Mg प्लस 2H2O गिव्स Mg प्लस OH का होल ट्वाइस प्लस H2। इसमें बताया गया है जो कैल्शियम है, ये वाला जो कैल्शियम है, ठीक है, और ये वाला जो पोटेशियम है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हमारे कोल्ड वाटर के साथ में। किसके साथ? कोल्ड। और जबकि मैग्नीशियम वाला किसके साथ करेगा? हमारा हॉट वाटर के साथ में, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इन द केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। इसमें बताया है जब ये रिएक्ट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम करता है कोल्ड वाटर में, मैग्नीशियम करता है किस में? हमारा मैग्नीशियम किस में करता है? हॉट वाटर में। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? बबल की फॉर्मेशन करते हैं। और बबल किसके फॉर्मेशन होते हैं? हाइड्रोजन गैस के। और वो कहाँ पर जाके चिपक जाते हैं? स्टिकिंग टू इट सरफेस, उसकी सरफेस पे जाकर के नीचे की तरफ चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन बताई गई है हमें, एल्यूमिनियम प्लस 3H2O गिव्स Al2O3 प्लस 3H2। और एक और हमें रिएक्शन बताई गई है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये हमें जो रिएक्शन बताई गई है कि लास्ट वाली जो दोनों हमें रिएक्शन दी गई हैं, ये किसकी रिएक्शन है? स्टीम। किसकी है? स्टीम। मतलब ये जो है एल्यूमिनियम और आयरन, ये किसके साथ में रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें क्या होता है? एसिड ज़्यादा है और पानी नहीं सॉरी, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है। वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो अब हम इसको समझेंगे। इसमें बता रखा है मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ज़्यादातर जो मेटल हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 हमने ले लिया। H2SO4 का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इससे हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यानी कि अगर हम किसी भी मेटल को रिएक्ट कराएंगे, मेटल मान लो हमने एक ले लिया Mg, ठीक है, हमने इसको रिएक्ट करा दिया HCl के साथ में, ठीक है, तो हमें आगे जाकर क्या मिलेगा? हमें आगे जाकर ये बोल रहा है सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट क्या मिलेगा? क्योंकि Mg किसके साथ चले जाएगा? Mg चले जाएगा Cl के साथ में। Mg किसके साथ चले जाएगा? Cl के साथ में। और अगर Mg Cl के साथ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? MgCl हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो क्या मिल गया? MgCl2 प्लस H2। तो मतलब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि मेटल अगर रिएक्ट करते हैं HCl के साथ में, Mg अगर HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें MgCl2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट एक और इसने मेटल लिया है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का अगर HCl के साथ में करा रहा है तो एल्यूमिनियम किसके साथ चले जाएगा? Cl के साथ में। तो एल्यूमिनियम Cl3 के साथ चले गया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसके अलावा एक और इसने ले रखा एग्जाम्पल, जिंक को H2SO4 के साथ में करा रहा है तो जिंक किसके साथ चले जाएगा? सल्फेट के साथ में। यानी कि ये जिंक सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें यूज़ किसका करना है? डाइल्यूट का करना है। डाइल्यूट यानी कि HCl हो या फिर H2SO4 हो, कुछ भी हो, इन दोनों का हमें इससे बनानी है रिएक्शन।
आगे हम देखते हैं, तो हमें इसमें दे रखा है विद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन कौन? कॉपर, मरकरी और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3 को कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है एज अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है इस ऑक्सीडाइज टू वाटर। मतलब वो किस फॉर्म में करता है? ऑक्सीडाइज, मतलब वाटर की हाइड्रोजन गैस करता है, लेकिन किसके अंदर करता है? पानी के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा इस ऑक्सीडाइज टू वाटर। जैसे Mg, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैग्नीशियम और मैग्नीज। मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज यही दो मेटल हैं जो किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे किस फॉर्म में? ऑक्सीडाइज की फॉर्म में। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो ये बता रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखो मैग्नीशियम और HNO3 जब ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा आगे हम देखते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा क्या होता है? एक्वा रिजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। रॉयल वाटर भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें बता रखा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब यहाँ पर आया कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है कि एसिड ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है। मतलब एसिड ज़्यादा, वाटर कम, तो वो हमारा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। अब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा यूज़ करा गया है? एक तो HCl और एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब HCl का रेशियो कितना है? 3 और HNO3 का रेशियो कितना है? 1। तो ये भी हमें रेशियो याद रखना है। HCl का कितना है? 3 और HNO3 का कितना है? 1। इसे कहते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया किसके मिक्सचर से बनता है? HCl के कॉन्सेंट्रेशन से और HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन से। और इसके अंदर हम किसको डिसॉल्व कर सकते हैं? गोल्ड और प्लेटिनम को। कौन से मेटल को इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है? गोल्ड एंड प्लेटिनम को। इसके बाद आगे देखते हैं रिएक्शन विद अदर मेटल कंपाउंड। अब अदर मेटल कंपाउंड देखते हैं। एक हमने मेटल A ले लिया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B ले लिया। इसके अंदर हमें क्या करना है? मेटल लेने हैं। मतलब रिएक्शन विद अदर मेटल कंपाउंड, दूसरे मेटल कंपाउंड के साथ में कराना है। तो जब हम कराएंगे तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा मेटल A का और मेटल B मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल हमें नीचे समझा रखा है। देखो एक हमें एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि कॉपर हमने लिया और AgNO3 के साथ में मिला दिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो कॉपर नाइट्रेट और Ag अलग हो गया। अभी इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन दीज फॉर्म द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाए गए हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें देखना है कि सबसे बड़ा, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है। अगर कोई पूछेगा तो पोटेशियम। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है? तो लेस रिएक्टिव है गोल्ड। कौन है? गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा देखो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और बीच में किसे बिठा रखा है? एक नॉन मेटल बिठा रखा है, हाइड्रोजन। कौन बिठा रखा है? हाइड्रोजन जो बीच में बैठा है। हाइड्रोजन बीच में क्यों बैठा है? देखो
ये हमारे जितने भी हैं जो इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ जैसे जैसे चलेंगे, यानी कि लेड, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम, ये ज़्यादातर हम देखेंगे ये वाले ज़्यादातर क्या हैं, ये मॉडरेट हैं, मतलब बीच मॉडरेट रिएक्टिव हैं। और इसके जो शुरुआत वाले हैं ये क्या है, मोर रिएक्टिव हैं। और हाइड्रोजन के जो पीछे आते हैं ये सब, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें ये सब जाएगा कॉपर प्लस 2AgNO3 CuNO3Ag। अब हमें एक चीज़ पता है कि कॉपर, देखो कॉपर पहले आ रहा है और सिल्वर बाद में आ रहा है, तो दोनों में से रिएक्टिव कौन होगा, ज़्यादा कॉपर होगा। तो कॉपर क्या करेगा, जो AgNO3 है ना, तो इसमें क्या करेगा, कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, Ag यानी कि सिल्वर को। कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो कॉपर बीइंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस सिल्वर। तो कॉपर ने किसकी जगह ले ली, जैसे देखो 2AgNO3 था, तो कॉपर ने नाइट्रेट को ले लिया यहाँ पर, और Ag अलग हो गया। तो कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद आगे समझते हैं, तो देखते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की, तो क्या होता है हमें ये देखना है। तो इसको देखने के लिए रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अरेंजमेंट। अब क्या होता है, शेल्स होती हैं हमारे पास, शेल होती हैं KLMN, ये सारी हमने शेल इस तरीके से पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो अभी हम इस शेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम्स ऑफ मेटल लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। इसके कहने का मतलब, ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास एक मेटल है सोडियम। सोडियम क्या करेगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लूज। और वो क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे देखते हैं, जो एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स की। अब एक नॉन मेटल ले लो, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो क्या करते हैं, टू फॉर्म एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिटिवली चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे Na है प्लस का और Cl है माइनस का, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्या फॉर्म करेंगे, जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या फॉर्म करेंगे, आयोनिक कंपाउंड। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl, कि MgCl कैसे बनता है। देखो Mg, अब अगर Mg की बात आएगी तो Mg का अगर हमसे एटॉमिक नंबर पूछेगा तो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब हमें पता है हमारे पास शेल होती है KLM, ये हमारे पास शेल है। पहली शेल में 2 जाते हैं, दूसरी शेल में 8 जाते हैं, फिर 2 जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको दिखा दिया, कितना, 2 8 2। लास्ट वाली शेल में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2। तो अब क्या हुआ, हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम, अब हम जब इसको बनाने जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे मैग्नीशियम के पास कितने बच रहे हैं, मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास, इसके पास 2 आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के पास में। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर Cl है, मान लो Cl है, क्लोरीन अगर क्लोरीन का हम करें KLM, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। कितना होता है, 17, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना कितना होता है, 17। तो यहाँ पे लिख लेते KLM, ठीक है, 17 होता है इसका। कितना होता है, 17। तो पहली शेल में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, 2 8 10, और यहाँ पे 7 चले गए। इसका आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पे लिखते हैं Cl। इसके कितने आ रहे थे, इसके अभी हम देखेंगे तो इसके कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं इसके, 7। कितने आ रहे हैं, 7। तो 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
और एक हमने बना दिया यहाँ पर 7, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। तो ये क्या करेगा, इसको शेयर कर देगा। जब ये इसको शेयर करेगा तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा क्योंकि मैग्नीशियम, क्योंकि मैंने अभी क्या ऊपर पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्या करते हैं, लूज। और जब लूज करते हैं तो उन पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस। और ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये चार्ज को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, तो इन पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है। जैसे इधर देखो समझाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि MgCl2 होता है हमारे पास, क्या होता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी मैंने समझाया था, यहाँ पे हमें ये समझना है कि मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है Cl2 लिखा है। Cl2 का मतलब ये है कि मैंने कितने Cl लिख दिए, 2 Cl लिख दिए, ठीक है। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। इसके पास भी कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, 7 है। अब ये क्या करेगा, इसके पास कितने थे, इसके पास आउटर मोस्ट में 2 आए थे ना, तो इसके पास मान लो यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अब ये अपना क्या करेगा, एक इसको ट्रांसफ़र करेगा। जब एक इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इस पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक इसको कर देगा तो इस पर आ जाएगा। तो अब इस पर भी देखो पूरे हो गए, कितने हो गए, पूरे 8 हो गए। और इस पर भी पूरे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी किस पे होती है, 8 पर ही होती है, जिसे ऑक्टेट कहते हैं। और यहाँ से भी पूरे खत्म हो गए, यानी कि इस पे कितने हो गए, पूरे खत्म हो गए, तो 0 हो गए, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, पूरे लूज कर दिए। तो मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जब लूज करते हैं तो इन पे क्या चार्ज आता है, ये कैटायन हो जाते हैं, कैटायन। और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये एनायन हो जाते हैं, क्या हो जाता है, एनायन। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें बता रखी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल्स। मतलब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बोल रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब इसके अंदर बहुत ताकतवर फोर्स होता है, इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, बट लेकिन ये किसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, ये होते हैं केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल होते हैं, और वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में एंड इन मोल्टन स्टेट में। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट कर सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में। और एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है उसे कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और ये मोल्टन स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इन बोथ केस फ्री आयंस आर फॉर्म। और इस केस में क्या होता है, दोनों केस के अंदर जो आयंस होते हैं फ्रीली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, एक्वा सॉल्यूशन में एंड मोल्टन स्टेट में, ठीक है। इस बोथ केसेस के अंदर जो आयंस होते हैं फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, कंडक्ट हो जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे अकर होते हैं, कैसे मेटल बनते हैं। तो देखो कैसे पैदा होते हैं मेटल्स। तो देखो मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, कंपाउंड ऑफ अ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो क्रस्ट, जो अर्थ की लेयर होती है सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, उस पे क्या होते हैं, मेटल प्रेजेंट होते हैं, और इसी को मिनरल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मतलब क्रस्ट की सबसे ऊपर वाली लेयर पे जो मेटल्स पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिनरल्स। अब और क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। अब जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है ओर। क्या कहते हैं इसको, ओर। मिनरल मतलब जो निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसे कहा जाता है ओर। जैसे सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर, ऑक्साइड ओर। नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर। इसके कहने का मतलब है सारे मिनरल्स ओर नहीं होते। मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमने सबसे नीचे देखे थे, जो रिएक्ट नहीं होते, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर
ऑल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। लेकिन ये बता रहा है कि कॉपर और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो सल्फाइड सल्फाइड और ऑक्साइड और क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखेंगे, आगे इसमें बता रखा है मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट मतलब जो बीच में आते हैं, बीच में कौन आता है, जिंक, आयरन, लिड। अकर मेनली ऐसा ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और, यानी कि ये ऑक्साइड करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, सल्फाइड करते हैं और कार्बोनेट और करते हैं। जैसे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। और ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये वाले पाए जाते हैं जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं, ये सब कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका गैंगुई देखते हैं। गैंगुई क्या होती है, गंदगी जो होती है। ओर्स आर फाउंड इन मिक्सड विद अर्थी इम्प्योरिटी, जो अर्थ की जो गंदगी होती है, जब और उसके साथ पाए जाते हैं, गंदगी के साथ में, जैसे उसमें वही सॉइल हो गया, सैंड हो गया, उसे गैंगुई कहते हैं। द गैंगुई इज रिमूव फ्रॉम द ओर, और उस ओर में से गैंगुई को हटाया जाता है, यानी कि गंदगी को साफ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, इट इज़ द स्टेप वाइज प्रोसेस। ये हमारा क्या होता है कि स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, जिसमें मेटल को प्राप्त किया जाता है ओर से। मेटल को प्राप्त किया जाता है किससे, ओर से। तो इसमें कौन सा स्टेप होता है, सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब सबसे पहले हमें ओर मिलता है ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद क्या होता है, ऑब्टेनिंग मेटल, फिर उससे मेटल प्राप्त किया जाता है ओर से। उसको रिफाइन करा जाता है इम्प्योर मेटल, मतलब जो मेटल क्या होता है, गंदा होता है, उसे साफ करा जाता है और साफ करके उसे प्योर बनाया जाता है। ये 3 स्टेप है, हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें, तो ऑब्टेनिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द ओर इन एयर एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर इसमें ये बता रखा है कि दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, जब ये मेटल हमें मिलते हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात कर रहा है, लो में जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, ये बोल रहा है दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द ओर। इसमें क्या करा जाता है, ओर को हीट करा जाता है इन एयर एट हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें देखना है, जैसे मरकरी हमें मिलता है सिनाबार से। सिनाबार क्या होता है, सिनाबार मरकरी का ओर है। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, और सिनाबार का सिंबल क्या है, Hgs। क्या होता है, Hgs। ये किसका सिंबल है, सिनाबार का। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सल्फाइड गिव्स ऑक्साइड मेटल्स रिफाइनिंग। अब ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है सिनाबार गिव्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये इसमें रिएक्शन दे रखी है। इसमें बता रखा है कॉपर मिलता है किससे हमें, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से। कॉपर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने रिएक्शन दे रखी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में हमें बताया गया है मेटल आर ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर, द सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। मतलब इसमें बताया गया जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, जो मॉडरेट होते हैं, अब उसमें बताया गया है ये क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर्स, इसमें ऑक्साइड ओर्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे सल्फाइड और कार्बोनेट ओर, और सल्फाइड और कार्बोनेट ओर बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड ओर में। कैसे, इसके बारे में हमें 2 बताए गए हैं, एक का नाम है रोस्टिंग और एक का नाम है कैल्सिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है। जब मेटल ओर को हीट करा जाता है स्ट्रॉन्ग, तो एक्सेस एयर, मतलब एयर बहुत ज़्यादा होती है और उसे हीट करा जाता है स्ट्रॉन्ग, तो रोस्टिंग बनता है। क्या बनता है, रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ में मिलाया गया और इसे हीट करा गया ज़्यादा एयर में, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, तो इसमें सल्फाइड ओर मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा, सल्फाइड। तो सल्फाइड ओर हमें किस में देखने के लिए मिलता है, रोस्टिंग में। किस में देखने के लिए मिलता है, रोस्टिंग में, ठीक है। रोस्टिंग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सल्फाइड ओर, यानी कि रोस्टिंग में। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली। हीट तो स्ट्रांगली किया जाएगा, लेकिन इसमें एयर की सप्लाई लिमिटेड होएगी, इसे कहा जाएगा कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन के अंदर हमें कार्बोनेट ओर मिलेगा। कौन सा ओर मिलेगा, कार्बोनेट ओर। तो जिंक कार्बोनेट को जब हीट करा जाएगा तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी।
इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमें बता रखा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इसे कम करना है, रिड्यूस यूजिंग कोक। कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ में मिलाएंगे, ये कार्बन की फॉर्म है, कौन, कोक। अगर जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन की फॉर्म में मिलाएंगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जिंक के साथ में क्या प्लस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट करेंगे तो जब इस जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ मिला करके हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कौन, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस मेटल इन लोअर रिएक्टिविटी, मतलब लोअर रिएक्टिविटी वालों को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वो इसमें समझा रहा है कि हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव वालों को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इसकी दोनों रिएक्शन नीचे दे रखी हैं समझने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर ये बता रखा है, इस रिएक्शन में यही बताया गया है कि रिएक्शन विद द मोल्टन आयरन फॉर्म एंड यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। यानी कि जो Fe2O3 2Al, तो इसमें क्या है, Fe2O3 था जो आयरन ऑक्साइड था और एल्यूमिनियम था, जब इसे हीट करा गया तो इसमें Fe अलग हो गया, यानी कि आयरन अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इस रिएक्शन का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए, ब्रिज को ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं, हम थर्मिट रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। टॉप मतलब जो सबसे ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर कौन आता है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सबसे ऊपर आते हैं। इसके बारे में देखते हैं, दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें बताया गया है, आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये हमें जो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाले किसके द्वारा मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड्स, और ये किस फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सोडियम हमें किससे मिलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा मिलता है, ठीक है। जैसे NaCl को अगर हम मिलाएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है सॉल्यूशन से तो मेटल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है नीचे की तरफ एट कैथोड और नॉन मेटल एनोड। मतलब मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर, और नॉन मेटल कहाँ पर हो जाएगा, एनोड पर। और एट द कैथोड, कैथोड पर होगा तो Na प्लस का होगा, E माइनस का होगा, Na हो जाएगा, और एनोड पर होगा तो 2Cl माइनस का होगा, Cl2 प्लस 2E नेगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं रिफाइनिंग, इसको साफ करने का क्या प्रोसेस होता है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं मेटल्स के अंदर, जो भी हमें प्राप्त होती हैं, उसको किसके द्वारा साफ करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा। कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड। कॉपर का इस मेथड में हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और नीचे टैंक बनाया गया है जो हमें समझाया गया। इस टैंक के अंदर हमें एनोड स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर। अब यहाँ पर क्या है, एनोड जो हमें दिख रहा है, ये वाला जो एनोड है, इसमें क्या है, एनोड में इम्प्योर कॉपर है। यहाँ पर जो कॉपर कैसा है, गंदा, मतलब जो उसकी स्लैब लगी हुई है वो क्या है, गंदी है, ठीक है। इसके अलावा कैथोड पर जो है स्लैब किसकी है, प्योर कॉपर की है। यहाँ पर किसकी है, प्योर कॉपर है, और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर है इम्प्योर और यहाँ पे क्या है, प्योर, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट विथ सम अमाउंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एक तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया CuSO4, और एक हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया यानी कि H2SO4, ठीक है, कुछ अमाउंट, उसके साथ हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया, ठीक है। फ्रॉम एनोड क्या होगा, जो एनोड था, एनोड पर क्या था, इम्प्योर कॉपर था। फ्रॉम द एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज, यहाँ से कॉपर आयन रिलीज होंगे, कॉपर आयंस क्या होंगे, यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे।
इस सॉल्यूशन के अंदर एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज डिपॉजिट एट कैथोड। और वो क्या हो जाएंगे, कॉपर आयन जो रिलीज होंगे वो जाकर के कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर, कैथोड पर। कहाँ पर हो जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ होएगी, मतलब जिसकी गंदगी होएगी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम। और वो सारी जो भी इम्प्योरिटीज़ होएगी वो कहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगी, नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगी। और जो नीचे की तरफ जब डिपॉजिट हो जाएगी उसी को कहा जाएगा एनोड मड। उस गंदगी को क्या कहते हैं, एनोड मड। इसके बाद हम देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, सड़ जाती है या गल जाती है तो उसे कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के अंदर हम पढ़ेंगे मेटल्स आर अट्रैक्टेड, मेटल्स आर अट्रैक्टेड, मेटल्स आर अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर, एसिड, मॉइस्ट एयर। जो मेटल के ऊपर जो भी सब्सटेंस अटैक करते हैं हमारे सराउंडिंग मतलब आसपास से, जैसे मॉइस्चर, एसिड और मॉइस्ट एयर। सिल्वर इट रिएक्ट विद H2S, मतलब सिल्वर इट रिएक्ट विद H2S इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बन जाता है एंड आर्टिकल बिकम ब्लैक। और आर्टिकल कैसा हो जाता है उसका, ब्लैक हो जाता है। बस सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर में। कॉपर अगर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है, एयर में, तो उसका कलर ग्रीन कोटिंग आ जाती है और वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और जो ग्रीन कोटिंग होती है वो क्या होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। आयरन, आयरन क्या होता है, उस पर कोटिंग आ जाती है ब्राउन फ्लैश की सब्सटेंस की, जिसे रस्ट कहते हैं। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग के लिए क्या होता है, इसमें मॉइस्चर भी है और एयर भी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रिवेंशन। कोरोजन से बचाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए बचाने के लिए। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइज कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो और मेकिंग एलॉय। ये सारी चीज़ें हम करके रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन और जो स्टील होती है इस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिंक की लेयर, इस प्रिफली ऑक्सीडाइज विद आयरन, जिससे हम आयरन को बचा सकते हैं। एलॉय क्या होता है, एलॉय दीज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल विद अ मेटल और अ नॉन मेटल। मतलब एलॉय मिक्सचर होता है या तो मेटल के साथ में या नॉन मेटल के साथ में। ठीक है, इसको कहा जाता है एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अ मेटल और अ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दिया जाता है तो मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एलॉय है और एलॉय के अंदर मैंने अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दिया तो इससे आयरन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो हमें कैसे मिलती है, मिक्सिंग आयरन, आयरन के साथ में क्या मिलाया जाता है, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, और इसे मिलाने से वो हार्ड हो जाता है और उसमें डज नॉट रस्ट, और उसमें कभी जंग नहीं लगती। ठीक है, तो मतलब जो लोहा होता है उसके साथ में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील हमें मिल जाता है और वो हार्ड हो जाता है और उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगती। मरकरी को अगर मैं ऐड कर दूंगा, मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ में अगर मरकरी को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें अमलगम मिल जाएगा, उसे अमलगम कहते हैं। तो अमलगम क्या होता है, जब मरकरी को ऐड कर दिया जाएगा दूसरे मेटल के साथ में तो उसे अमलगम कहेंगे। ब्रास क्या होता है, ब्रास एलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। मतलब कॉपर और जिंक को मिलाने पर, कॉपर और जिंक को मिलाने पर क्या बनता है, ब्रास, जिसे पीतल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखा है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर और टिन, यानी कि कॉपर यानी कि Cu और टिन यानी कि Sn। टिन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn। कॉपर और टिन को मिलाने पर, कॉपर और टिन को मिलाने पर ब्रॉन्ज मिलता है। क्या मिलता है, ब्रॉन्ज। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, जो ब्रास और ब्रॉन्ज जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लोअर। इनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है देन दैट द प्योर मेटल के मुकाबले। ठीक है, जो आयरन शोल्डर होता है, जो शोल्डिंग के पर्पज़ के लिए, तारों को जोड़ने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है आयरन शोल्डिंग के लिए,
एलॉय ऑफ अ लेड, इसमें लेड का यूज़ करते हैं, लेड यानी कि पीबी का, पीबी और टिन, टिन यानी कि एसएन, जब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, आयरन शोल्डर। ठीक है, हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर, और ये वायर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एलॉय हैव, एलॉय हैव इसके अंदर बता रखा है मोर और लेस, एलॉय के अंदर क्या ज़्यादा होता है और क्या, मोर मतलब इसकी ताकत ज़्यादा होती, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब ये कोरोजन से बचाने में काम आता है। इसके बाद लेस क्या होता है, लेस इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये पूरा चैप्टर था जो हमने मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट कर लिया, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।